गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 85 तक पहुंच सकते हो या फिर आगे जो भी टेस्ट आएगा वहां तक। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं आप यूपीपीसीएस के पेड ग्रुप को। तो पहला प्रश्न है, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 90, 89, 85 या 100? देखिए, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है 90। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है, जिसमें से जम्मू क्षेत्र के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई है और कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़कर 47 और 47 और 43 हो गए 90। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और यहाँ उत्तर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वें वाघ अभ्यारण्य के रूप में मई 2022 में अधिसूचित किया गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नार्डिक देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? नार्डिक देशों में फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, मैक्सिको नहीं है। तो नार्डिक देशों में है डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। नार्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपेनहेगन में संपन्न की और इसकी अध्यक्षता डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडिक्सन ने की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से नाटो के महासचिव कौन है? नाटो, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ये सब कब बने, कहाँ इनका मुख्यालय है? ठीक है, कौन मेंबर है, कौन कौन कंट्री, ये सब पता होना चाहिए, इनका रिपीटेशन होता रहता है एग्जाम में। इसका उत्तर है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से यह संगठन अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 5 से कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? किसको सुनाई गई है? बोरिस बेकर को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2021 और 22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ब्राजील के नेमर, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर या अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। और पूरा नाम है इनका लियोनेल एंड्रेस मेसी और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अमेरिका की पत्रिका है ये फोर्ब्स, इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जो है मई 2022 जारी की गई और फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी और इनकी कुल कमाई है $130 मिलियन।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 150वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण जारी किया गया और भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फियोमो किस्दा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। देखिए, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समावेशिता, लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। कौन थे वो? वो थे संतूर वादक। तो देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया और भारत की महान शास्त्रीय संगीत परंपरा में संतूर जो है एक अभिन्न अंग है और इस लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय परंपरा के एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी जीएस में कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे, अल्लाह रखा का किससे। 10वां प्रश्न है, किस देश को हराकर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर। तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थॉमस कप 2022 के एक तरफा फाइनल मुकाबले में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में रख दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है? शहरी क्षेत्रों में भी कौन है ये? नीति आयोग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं है, गृह मंत्रालय नहीं है, यह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ती असमानता को कम करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने का सुझाव दिया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। 12वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भारत का? भारत का स्थान है 54वां। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का 54वां स्थान है और वर्ष 2021 के सूचकांक में जो जापान है वो शीर्ष स्थान पर है, उसका स्कोर है 5.2 का, और दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर फ्रांस और पांचवें पर है जर्मनी। और भारत के स्कोर की बात करें तो 4.2 का स्कोर है भारत का और भारत का स्थान है 54वां। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय साइबर क्राइम थ्रेट विश्लेषण यूनिट, साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, राष्ट्रीय साइबर क्राइम फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, राष्ट्रीय साइबर क्राइम थ्रेट विश्लेषण यूनिट है, साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र है। नहीं है तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम,
ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को वर्ष 2018 में समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों के बढ़ते मामले से निपटने के लिए अनुमोदित किया गया था। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना के निम्न घटक हैं: राष्ट्रीय साइबर क्राइम थ्रेट विश्लेषण यूनिट, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और है राष्ट्रीय साइबर प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम पारिस्थितिकी प्रबंधन यूनिट, राष्ट्रीय साइबर क्राइम फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी, संयुक्त साइबर क्राइम जांच टीम के लिए प्लेटफॉर्म, और राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है? HAL चीता, चेतक, प्रचंड, तूफान। यह है HAL प्रचंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ HAL का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रचंड एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसको बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, और यह भारत का पहला बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें शक्तिशाली जमीनी हमले और हवाई हमले की क्षमताएं हैं। यह जो हेलीकॉप्टर है वो अत्याधुनिक स्टील्थ विशेषताओं, मजबूत सुरक्षा कवच और रात में एक प्रभावी हमला करने की क्षमता रखता है। कभी कभी एग्जाम में भी ये भी पूछा था कि चीता और चेतक क्या हैं। ठीक है, चीता और चेतक जो है हेलीकॉप्टर हैं। प्रश्न पूछा था CPO और उसमें पूछा था CAPF में 4-5 साल पहले। 15 प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया, और इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय थीम है दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित, तो सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है, जो हमारे आवासों की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार को प्रतिबिंबित करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम देखें तो थीम है इसकी माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। हिंदी में देखें तो दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। नंबर 16 पर आ जाइए। अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अल्जाइमर रोग का खतरा अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, सही नहीं है बताना है। देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है, उल्टा लिखा है सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति हो जाती है कमजोर, कुछ भी याद उसको नहीं रहता, उसके निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है उसके। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। जो 55 से 56 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं उनमें जो है अल्जाइमर डिमेंशिया का प्रमुख कारण बना रहता है। और जो लास्ट स्टेटमेंट था, पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में अल्जाइमर रोग होने का खतरा जो है अधिक रहता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए दूसरा वाला ही अपना आंसर होगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, नोबेल पुरस्कार मिले हैं हाल ही में। देखिए, यह पुरस्कार समारोह हर साल डेनमार्क में दिसंबर में आयोजित किया जाता है, डेनमार्क में। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला थी, और नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित किया गया था। कुछ गलत है क्या इसमें? पहला वाला गलत है, ठीक है, स्वीडन होगा। बाकी दूसरा करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले पुरुष हो गए, पहली भारतीय महिला हो गई मदर टेरेसा।
तीसरा भी सही है, अल्फ्रेड नोबल। तो बी और बी आंसर है इसका, 2 और 3। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल जो थे डायनामाइट के आविष्कारक की इच्छा से स्थापित किया गया था, तो तीसरा वाला करेक्ट है। यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विगत वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए कोई महत्वपूर्ण काम किया हो। पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1901 में। और पुरस्कार समारोह जो है हर साल दिसंबर में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है, ना कि डेनमार्क में। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन यह उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, इसलिए पहला वाला गलत है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक है, बड़ी धनराशि के रूप में। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1913 में साहित्य के लिए मिला था, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए, ठीक है। पहला भारत के लिए साहित्य के लिए आया, और पहला महिला के रूप में अगर महिला को मिला तो शांति के लिए, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला इस सवाल बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? प्रशांत द्वीपीय देश राज्यों का एक समूह है जो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। किरीबती एक प्रशांत द्वीपीय देश है क्या? अच्छा, किरीबती से इक्वेटर गुजरती है, नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा गुजरती है किरीबती से? बिल्कुल गुजरती है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये भूमध्य रेखा जिन देशों से गुजरती है, मकर रेखा जिनसे गुजरती है, कर्क रेखा जिनसे गुजरती है, सब याद होना चाहिए। तो प्रशांत द्वीपीय देश 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है, तो पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। प्रशांत द्वीपीय समूह के देश चीन के समुद्री हित और नौसैनिक शक्ति के विस्तार की प्राकृतिक परिरेखा में फैले हैं। इनमें कुक आइलैंड, फिजी, किरीबती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड और है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, ठीक है, सोलोमन आइलैंड, टोंगा है, तुवालू है और बानुअतु, तो दूसरा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? पहला कथन, दूसरा कथन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रैंकिंग जारी की जाती है, किया जाता है, किया गया है, चलो कोई नहीं। यह अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन को मापने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। 2 बार नहीं, 1 बार, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो करेक्ट हुआ केवल पहला वाला ही। तो हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है, तो पहला वाला हो गया करेक्ट। भारत 2021 में 46वें स्थान पर था, 2015 में 81वें स्थान पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है, तो दूसरा वाला हो गया गलत। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है, लगातार 12वें वर्ष, ठीक है, 12वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें पर नीदरलैंड, और भारत है 40वें स्थान पर। अब है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीथेन कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय से उत्पन्न होती है। यह समताप मंडलीय ओजोन के लिए जिम्मेदार है। समताप मंडलीय ओजोन, यह टूटने के बाद वातावरण में लंबे समय तक नहीं रहती है। बताइए कौन सा सही है? मीथेन यानी CH4। मीथेन कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय से उत्पन्न होती है। फेवरेट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मीथेन, धान के खेतों से निकलती है, बहुत प्रश्न बनते हैं मीथेन से। यह दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। यह टूटने के बाद वातावरण में लंबे समय तक नहीं टिकती, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मीथेन की बात करें तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ज्वलनशील है। इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है।
मीथेन गैस कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय से उत्पन्न होती है और इसे प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा वातावरण में उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि आर्द्र भूमि में पौधों की सामग्री का क्षय, भूमिगत जमा गैस का रिसाव या मवेशियों द्वारा भोजन का पाचन, या मानव गतिविधियां जैसे कि तेल और गैस उत्पादन, धान की खेती या अपशिष्ट प्रबंधन। ये जो दूसरा पैरा है ना, इससे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है किन किन से उत्पन्न होती है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। यूपीएससी करती है ऐसा, कभी कभी स्टेट पीसीएस भी कर लेती है। देखिए, यह कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है मीथेन, और टूटने के बाद वायुमंडल में अधिक समय तक नहीं टिकती। यह अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तेजी से कम करने के लिए जो है इसे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है। तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। यह एक खतरनाक वायु प्रदूषक जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, तो ओजोन जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, जो ये कह रहा था कि समताप मंडल में। ठीक है, तो ये थे 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। पीडीएफ जो लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पेड ही है। ठीक है, बाकी ये यूट्यूब का जो वीडियो है, ठीक है, फ्री में एक्सेसिबल है सभी के लिए। धन्यवाद।